मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हिस्ट्री के चैप्टर 11 को पढ़ते हैं। द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट, यानी हमारे देश की आज़ादी के लिए जो आंदोलन हुए उसकी शुरुआत कैसे हुई। आंदोलन जो बनने शुरू हुए थे, जो मतलब क्रांतिकारी संघर्ष किए थे हमारे राष्ट्रवादी नेताओं ने, उसकी शुरुआत कैसे हुई, एकदम से वो आंदोलन कैसे बढ़ते चले गए, उसकी शुरुआत कैसे हुई। और अब तक जब जो लोग ब्रिटिश शासन के अंडर में, उनके नीचे अपने आप को गुलाम महसूस कर रहे थे, अचानक से वो सब चीज़ कैसे तब्दील हो गया, तो वो आंदोलन की कहानी कैसे आगे बढ़ती है इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला पार्ट आता है इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का उदय। यानी राष्ट्रवाद जो है, राष्ट्रवाद का मतलब है देश के प्रति भावना। जो हमारे पढ़े लिखे राष्ट्रवादी नेता थे, जो लोग बाहर इंग्लिश एजुकेशन हासिल करके आए थे, उन लोगों को लगने लगा था ये कि हम जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, हिंदुस्तान के, इंडिया के, चाहे वो किसी भी जाति धर्म वर्ग के क्यों ना हो, ये देश जो है हमारा ही होना चाहिए और यहाँ के संसाधन भी हमारे होने चाहिए। और ये लोग, ये बात जो है पढ़े लिखे लोगों के मस्तिष्क में आई कि यहाँ जो कुछ भी है, चाहे किसी भी जाति धर्म वर्ग के व्यक्ति क्यों ना हो, अमीर गरीब क्यों ना हो, ये देश हमारा होना चाहिए और यहाँ के तमाम संसाधन जो है जिन पर इन ब्रिटिश शासन ने कब्जा किया हुआ है वो भी हमारे ही है। तो क्यों ना हम अपने देश को अपने हाथों में लें। इस पर चर्चा होना शुरू हो गई और ये जो भावना थी लोगों के अंदर 1850 के बाद से जो राजनीतिक संगठन बने थे उसके बाद से ज़्यादा प्रगतिशील हो गई थी। 1870 से लेकर के 1880 के दशक में जब संगठन बनने शुरू हुए तब से लोगों के अंदर जो है राष्ट्रवाद की भावना का उदय होना शुरू हो गया था, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग थे वो अंग्रेजी शिक्षा हासिल किए हुए थे, वकील थे, डॉक्टर्स थे या ऊंचे पदों पर बैठे हुए थे। उन लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया और उन्होंने नए नए संगठन बनाए, जिनमें पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी, ये संगठन बनाए। और जैसे कि एक संगठन है पूरा सार्वजनिक सभा, जिसका अर्थ है सार्वजनिक, यानी कि सभी लोगों के लिए, इसमें किसी जाति वर्ग धर्म के लिए नहीं, बल्कि सब लोग इकट्ठा होकर के एक होकर के अपने देश के खिलाफ जो है होने वाले जो अत्याचारों के खिलाफ लड़ सकते हैं। तो पूरा सार्वजनिक सभा का मतलब था कि सभी लोग उसमें शामिल हों और अपने देश के लिए आवाज़ उठाएं। तो ये चीज़ चल रही थी। दूसरा, 1870 और 1880 के बीच कुछ ब्रिटिश सरकार ने कुछ ऐसे कदम भी उठा दिए जिसके कारण लोगों के अंदर जो है उनके प्रति असंतोष की भावना पैदा हुई। जैसे कि एक एक्ट बनाया उन्होंने, आर्म्स एक्ट। 1878 में उन्होंने एक एक्ट बनाया था, आर्म्स एक्ट। इसके अंतर्गत किसी भी भारतीय को अपने पास शस्त्र रखने का अधिकार नहीं था। और दूसरा था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इस एक्ट के तहत किसी को भी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ यदि कोई आलोचनात्मक लेख लिखता है या अखबार में कोई ऐसी खबर छापता है जो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ है, तो उसका अखबार बंद कर दिया जाता था और उसे उठाकर जेल में डाल दिया जाता था। तो ये कुछ ऐसी चीज़ थी, कानून बनाए थे जिससे कि लोगों के अंदर असंतोष पैदा हुआ। और सबसे बड़ी बात तो तब हुई जब अंग्रेज सरकार ने खुद एक बिल बनाया जिसे इल्बर्ट बिल कहा गया। इल्बर्ट बिल के अंतर्गत अब जो कोर्ट में, अदालत में जो केस की सुनवाई होती थी, उस केस की सुनवाई के लिए अब इंडियन जज भी जो है मुकर्रर किए गए थे। यानी वो लोग भी अब किसी का भी केस सुनवाई कर सकते थे, उस पर फैसला सुना सकते थे, चाहे वो इंडियन हो या कोई भी अंग्रेज ही क्यों ना हो। यदि वो अपराधी है अंग्रेज भी, तो उसका केस का जो डिसीजन है वो इंडियन जज दे सकता था। ये बात अंग्रेजी जो लोग थे, अंग्रेज शासन के अंतर्गत जो यहाँ पर लोग रह रहे थे, ब्रिटिश लोग जो रह रहे थे, उनको ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने इसका विरोध किया कि हमारे जो केसेस हैं, हमारे मामलों का निपटारा या उनका डिसीजन कोई इंडियन जज कैसे दे सकता है। तो जब ये विरोध हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने इस फैसले को वापस ले लिया। इससे भारतीय लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, वो आग बबूला हो गए। यहाँ तक कि रविंद्रनाथ टैगोर ने तो जो उन्हें उपाधि मिली थी नाइटहुड की, वो उन्होंने वापस कर दी थी। फिर क्या हुआ, इन राष्ट्रवादी नेताओं को समझ में आया कि अभी तक जो संगठन बनाए थे वो क्षेत्रीय स्तर के थे, अब आवश्यकता है कि ऑल इंडिया लेवल के जो है, नेशनल लेवल के एक संगठन बनना चाहिए। और 72 जो प्रतिनिधि थे पूरे देश भर में, जो मुंबई में इकट्ठा हुए 1885 में, उन्होंने मिलकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। इसके जो मुख्य नेता थे इसमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब,
WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, S सुब्रमण्यम अय्यर और दूसरे लोग भी थे। ये सब बम्बई और कलकत्ता के थे। और नौरोजी तो एक व्यवसायी थे, बिजनेसमैन थे, लेकिन उन्होंने इस कांग्रेस को बनाने में अहम रोल अदा किया। इसके अलावा एक ब्रिटिश सरकार से रिटायर्ड ऑफिसर थे जिनका नाम था A.O. ह्यूम। उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी और राष्ट्रवादियों को मार्गदर्शन भी किया था। अब दूसरा पॉइंट आता है अ नेशन इन द मेकिंग, यानी कि राष्ट्रवाद की जो भावना थी, देश को उभरता हुआ देखना, देश जो उभर रहा था, इस आंदोलन जो है आंदोलन बढ़ रहा था। शुरुआती 20 सालों में कांग्रेस जब स्थापना हुई तो कांग्रेस का जो मेन जो मोटो था, जो मुख्य उद्देश्य था, वो लोगों को जागरूक कराना था, अपने भारतीय लोगों को सरकार के खिलाफ तैयार करना था। उनकी दूसरी मांग थी कि वो ब्रिटिश सरकार से अपने लोगों के लिए जगह मांग रहे थे, सरकारी पदों पर, सरकारी जो पद उनको ऊंचे पदों पर जगह मांग रहे थे। और दूसरा जो विधान परिषद थी उनमें भी भारतीयों को जगह मिले, या कह सकते हैं कि उन लोगों को भी उन्हीं के बराबर समझा जाए, ये मांग वो करती रही। और इसके अलावा सिविल सेवा जो थी, जो सिविल सर्विस थी, उस सेवा में भारतीयों को ऊंचे पद मिले। और दूसरा ये सिविल सेवा जो थी, इसमें इसका एग्जाम भी इंग्लैंड में हुआ करता था। तो कांग्रेस ने इसके लिए डिमांड की कि वो एग्जाम भी हमारे इंडिया में हो, ताकि यहाँ से भी पढ़े लिखे लोग जो है वो ऊपर ऊंचे पदों तक पहुँच सके। लेकिन ये बात भी अंग्रेजी सरकार के जो नुमाइंदे बैठे हुए थे उनको पसंद नहीं आई, क्योंकि वो सैलरी जो वो लेते थे, जो पदों पर बैठे हुए थे, वो सैलरी उनकी अपने देश को भेजा करते थे। इससे जो भारत की इनकम थी वो बाहर जा रही थी। जब भारत के लोग इन पदों पर आ जाएंगे तो वो सारी इनकम यहीं रह जाएगी, इसलिए वो इस चीज़ के भी खिलाफ हुए। फिर क्या हुआ, ये जो आर्म्स एक्ट जैसे जो निरस्त किया था, इसके अलावा नस्ल भेद की भावना जो थी, जिसमें इल्बर्ट बिल पास किया गया था, इससे ये लोग जो तो खफा हो गए थे। तो अब लोगों को लगने लगा कि हाँ, देश के खिलाफ जो हमें लड़ना पड़ेगा। और इसके अलावा कांग्रेस ने कुछ ऐसे मुद्दे उठाए, उन्हें लगता था कि ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में ही देश जो है वो गरीबी में पहुंच गया, अकाल पड़ गया जगह, क्योंकि अनाज जो है उसका एक्सपोर्ट बहुत बाहर हो रहा था। जमींदार जो थे वो अलग हो गए थे, जो काश्तकार थे उनके भी धंधे चौपट हो गए थे, किसानों के हालत खराब हो गए थे। और इसके अलावा ये फौजी खर्चे जो बढ़ा रखे थे ब्रिटिश सरकार ने, यानी डिफेंस में बहुत खर्चा किया हुआ था, उससे भी देश को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। वो डिमांड कर रहे थे कि खेती पर भी ध्यान दिया जाए, सिंचाई पर ध्यान दिया जाए, उन्हें सब्सिडी दी जाए, और जो लोग जंगलों में रहने वाले थे, आदिवासी लोग, उनको भी उनकी ज़मीनें मिले। तो इस बात से ये जाहिर हो गया था कि जो कांग्रेस थी, पढ़े लिखे या धनाढ़ लोगों की पार्टी नहीं थी, ये आम लोगों के बारे में भी सोच रही थी। और लेकिन एक चीज़ और थी, ये जो कांग्रेसी लोग थे या राष्ट्रवादी नेता थे कांग्रेस के, ये इन्होंने जो रास्ता अपनाया वो मध्यम मार्ग था, अर्थात वो ना तो हिंसक रूप अपना रहे थे, ना ही कोई बल का प्रयोग कर रहे थे। उनका मानना था कि ब्रिटिश सरकार को, उनका भी ये विश्वास था कि जो मांग वो उठा रहे हैं उसका समाधान ब्रिटिश सरकार कर सकती है। हम रिक्वेस्ट यदि करेंगे तो शायद हमारी बातों को वो मान लेंगे, यानी उन्हें लग रहा था कि हमारी बात की जो डिमांड है वो आसानी से मान ली जाएगी। जबकि एक दूसरा धड़ा भी था जो इस बात को नहीं मान रहा था कि निवेदन की जो तरीका है इनका, कांग्रेस के जो मॉडरेट लोग हैं, इन्हें मॉडरेट कहा गया। मॉडरेट मीन्स जो अपनी बातों को आराम से विनम्रतापूर्वक या रिक्वेस्ट करके अपनी बातें मनवाना चाहते थे। तो कांग्रेस का एक दूसरा धड़ा भी था या दूसरा ग्रुप भी था, कुछ ऐसे लोग मानने वाले भी थे जिन्हें लग रहा था कि इस तरीके से वो अपनी बात जो है ब्रिटिश सरकार से नहीं मनवा पाएंगे। इसलिए एक दूसरा भी ग्रुप तैयार हुआ जिसे रेडिकल कहा गया, जो गरम दल कहा गया। मॉडरेट यानी नरम दल और रेडिकल यानी गरम दल। कांग्रेस के दो ग्रुप बन गए थे, एक मॉडरेट और एक रेडिकल। मॉडरेट यानी जो नरम तरीके से अपनी बात कहना चाहता था, और रेडिकल यानी कि जो हिंसक रूप या बल का प्रयोग करके या किसी प्रकार से अपनी बात को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव डाल सके। ये दो ग्रुप बने थे। उनमें जो नाम था, कुछ ऐसे नेता थे जिनमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय जो पंजाब से थे, बिपिन चंद्र पॉल, इन्होंने कहा कि ऐसे बात जो ही नहीं बनने वाली, हमें बल का प्रयोग करना ही पड़ेगा। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि फ्रीडम इज माई बर्थ राइट, यानी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। तो इस तरीके से जो है ये अपनी बात बलपूर्वक भी मनाना चाहते थे। तो कहने का मतलब जब ये चीज़ शुरुआत हुई तो अंग्रेजी सरकार को लगने लगा कि अब जो ये लोग हैं ज़्यादा मात्रा में जो है बढ़ने शुरू हो गए, ये आंदोलन जो बढ़ता जा रहा है। तभी 1905 में क्या हुआ, वायसराय करजन ने बंगाल का बंटवारा कर दिया
और बंगाल प्रेसिडेंसी काफ़ी बड़ा एरिया था जिसमें बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी आते थे। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि प्रशासन की दृष्टि से, यानी प्रशासन को सही प्रकार से चलाने के लिए हमें इस बंगाल का विभाजन करना पड़ेगा। लेकिन शायद रीजन कुछ और था, क्योंकि कुछ लोग जो थे राष्ट्रवादी नेता वो बंगाल से थे जो अपनी मांग कर रहे थे देश की आज़ादी के लिए। तो एक तरीके से ये समझ आ रहा था कि उन लोगों को, राष्ट्रवादी नेताओं को, जब दो ग्रुप हो जाएंगे, दो हिस्सों में बढ़ जाएगा तो शायद वो आंदोलन थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा। ये लोगों को मानना था कि ये बंटवारा जो था उन राष्ट्रवादी नेताओं को दबाने के लिए था। फिर क्या हुआ, इससे जो लोग थे हमारे देश के वो आगोबला हुए, क्रोधित हो गए और जगह जगह जो है आंदोलन जो शुरू हो गए। ये आंदोलन जो था ये स्वदेशी आंदोलन के रूप में भी कहलाया। जगह जगह आंदोलन हुआ, बंगाल में भी और दूसरे देशों क्षेत्रों में भी, मगर दूसरी जगह ये आंदोलन जो है स्वदेशी आंदोलन के रूप में कहलाया। स्वदेशी मतलब इन्होंने अंग्रेज सरकार की तमाम चीज़ों को बहिष्कार किया और अपनी खुद की देश की बनी हुई चीज़ों का अपनाना शुरू कर दिया। ठीक है, और इसके अलावा जो दूसरे लोग थे वो भी इस आंदोलन से जुड़ते चले गए और इस आंदोलन ने विकराल रूप जो है वो धारण करना शुरू कर दिया। आंध्र प्रदेश के इलाकों में ये आंदोलन जो था वंदे मातरम के आंदोलन के नाम से जाना गया। और जैसे कि मैंने बताया कि इस आंदोलन में भारतीय चीज़ों को बढ़ावा दिया गया, भारतीय शिक्षा, भारतीय उद्योग, भारतीय पोशाक, यानी जो भी चीज़ इंडिया में बनने वाली थी उस चीज़ को लोग अपनाना करना शुरू कर दिया उन्होंने। और अंग्रेजी सरकार के जब ब्रिटिश या वेस्टर्न कल्चर की जो भी चीज़ थी उनका बहिष्कार किया जाने लगा, इसलिए इसे स्वदेशी आंदोलन कहा गया। 20वीं शताब्दी की शुरुआती जो दशक थे उनमें क्या घटनाएं हुई। एक घटना घटी थी 1906 में, जो मुस्लिमों में जमींदार या नवाब लोग थे उन्होंने एक नए संगठन बना दिया जिसका नाम था मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। और ये बंगाल में इसका जो है इसकी मीटिंग हुई और उन लोगों ने ये संगठन जो है बनाया और उन्होंने भी इस चीज़ का जो है विरोध किया। ये भी आंदोलन में कूद पड़े थे, मगर इनकी एक डिमांड भी थी। ये चाहते थे कि मुस्लिमों के लिए एक क्षेत्र जो आरक्षित किया जाए जहाँ से मुस्लिम खड़ा हो सके और एक सीट जो है मुस्लिम की कुछ सीटें मुस्लिमों को मिल जाए, ये इनकी डिमांड थी। ठीक 1907 में कांग्रेस जो टूट गई और वो दो भागों में बढ़ गई। लेकिन बाद में 1915 में फिर से दोबारा जो दो ग्रुप थे कांग्रेस के, एक मॉडरेट और एक रेडिकल, दोनों एक साथ आए और मुस्लिम लीग भी इसमें साथ था। ये फिर से एक साथ इकट्ठा हो गए। अब तीसरी बात आती है जन राष्ट्रवाद का उदय, यानी ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म। ये 1919 के बाद संघर्ष चल रहे थे, आंदोलन जो है बड़ा विकराल रूप धारण करने लगा, जिसमें आदिवासी लोग भी, विद्यार्थी भी, महिलाएं भी, सब लोग जुड़ते चले गए, मजदूर भी इसमें शामिल होते चले गए और अपना समर्थन देना शुरू कर दिया। क्योंकि उसी दौरान जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, और उसमें जो ब्रिटिश सरकार थी उसने अपने डिफेंस के जो खर्चे थे उसमें बढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे आम आदमी की इनकम पर उन्होंने टैक्स लगाना शुरू कर दिया और देश में चीज़ों की कीमतें बढ़नी शुरू हो गई। और जो व्यवसायी लोग थे, बिजनेसमैन थे, उन्हें तो फायदा हो रहा था, लेकिन आम आदमी जो था वो कर्ज में दबता जा रहा था। कीमतें जो वस्तुओं की कीमतें थी वो बढ़ रही थी, जिससे कि उसका बोझ सीधा आम आदमी पर पड़ रहा था। और भारत में जो बाहर सामान आ रहा था वो भी कमी होनी शुरू हो चुकी थी। ठीक है, इस तरह क्या हुआ कि उद्योग तो बढ़े, जो उद्योगपति थे उनका तो फायदा हुआ, लेकिन आम आदमी जो था वो यानी महंगाई के बोझ दबने लगा और उन पर कर्जा होना शुरू हो गया। लेकिन उसी दौरान अंग्रेज सरकार ने क्या किया, जब युद्ध हो रहा था तो उन्होंने गांवों से जो लोग थे नवयुवक, उन्हें सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया और उन्हें युद्ध पर ले जाना शुरू कर दिया था। उसी दौरान क्या हुआ, 1917 में रूस में क्रांति हो गई और ये क्रांति समाजवाद के लिए एक उदाहरण बन गया, जिससे कि दूसरे क्षेत्रों में भी जो है आंदोलन की एक लहर फैल गई, जिसका असर जो है भारत के राष्ट्रवादी नेताओं पर भी पड़ा। उसी दौरान महात्मा गांधी का भारत में आगमन हुआ। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से जो महात्मा गांधी भारत लौटे थे और उन्होंने वहाँ पर भी नस्ल भेद के खिलाफ जो थे आंदोलन चलाया था। ठीक है, वहाँ पर नस्ल भेद बहुत ज़्यादा था, यानी काले और गोरे का भेद बहुत ज़्यादा था। गोरे लोग जो थे काले लोगों को बहुत हीन दृष्टि से देखते थे। तो इस चीज़ को गांधी जी ने महसूस किया था, जब एक बार वो रेलवे में सफ़र कर रहे थे तो उनका सामान बाहर फेंक दिया गया था, जबकि वो फर्स्ट क्लास में बैठे थे। तो तब से उन्होंने वहाँ के जो काले लोग थे उनके साथ मिलकर के उस आंदोलन में साथ दिया था। लेकिन भारत आने के बाद उन्होंने, चूंकि वो फेमस हो चुके थे और उन्होंने सभी धर्मों के लोगों का समर्थन भी मिल रहा था, चाहे वो पारसी हो, ईसाई हो, गुजराती, तमिल, सब लोगों का उन्हें समर्थन मिला था। लेकिन यहाँ आने के बाद
गांधी जी ने क्या किया, पहले उन्होंने भारत का पूरा दौरा किया, पूरे इंडिया में वो घूमने के लिए गए और उनके जब भी उनका जो संबंध जो था राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से उनका परिचय हुआ। 1918 में उन्होंने अहमदाबाद में मिल मजदूर थे, उनकी हड़ताल में उनका साथ दिया था। और फिर उसके बाद जब भारत में वो आए तो उन्होंने और कई आंदोलन चलाए। उन आंदोलन का जो था बहुत बड़ा असर पड़ा था आम लोगों पर, जिससे कि देश को आज़ादी दिलाने में बहुत तो योगदान रहा था महात्मा गांधी का। ठीक है बेटा, ये चैप्टर बड़ा है इसलिए मैं फिलहाल आधा यहाँ तक आपको समझाया, उसके बाद आधा जो है नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। ठीक है, थैंक यू।